बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ में। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए चलाई जा रही है ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी तैयारी हो सके। जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आप जिनकी भी तैयारी कर रहे हैं व्हाटएवर, उन सब से रिलेटेड हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। अगर आप पहले से कंटिन्यू हैं तो जितने पहले लेक्चर्स हो चुके हैं वो आप देख ही चुके होंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पिछले जो लेक्चर्स हो चुके हैं उन्हें भी ज़रूर देखिए। वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आज लेक्चर 17 है, 16 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, जो 16 लेक्चर हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। लगभग हर सेशन में हम लगभग 50 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो 50 अराउंड 700 क्वेश्चंस के अराउंड हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 700 क्वेश्चन में से मतलब अगर 10% भी लेके चले हम तो, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं ना कि क्वेश्चंस पे, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन भले ना रिपीट हो हमारा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़रूर रिपीट होते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट में से हर बार क्वेश्चन आते हैं। और पिछले एग्ज़ाम्स को देखकर हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट को लिया है जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और उन्हीं में से हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है, इससे हमने टॉप 50 क्वेश्चंस रखे हुए हैं और उन सबको हम कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। सबसे पहले जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन सिंपली क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जब डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम जब आरएनए में कॉपी करते हैं तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लाइक ये एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, उतना प्रोमिनेंट नहीं है बट दिख रहा है। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे में भी डीएनए ही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब डीएनए से डीएनए जब बनता है, जैसे कि सेंट्रल डोग्मा में हम पढ़ते हैं, तो डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, आरएनए से डीएनए भी बनता है। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं पूरे टॉपिक में। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब आरएनए की सिंथेसिस हो रही हो, एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही हो, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। जो भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि जो डीएनए है जिससे बन रहा है, जहाँ से कॉपी हो रही है, कॉपी इसकी बन रही है, वो चीज़ कहाँ पे है, वो रॉ मटेरियल कहाँ पे है, वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। तो आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक में ही न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। जो नेसेंट आरएनए बन के तैयार होता है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ उसे मॉडिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद मॉडिफाइड एमआरएनए जो होता है वो बाहर निकलता है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के बाहर जब एमआरएनए निकलता है तो यहाँ पे जब भी साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आता है तो इसकी अब ये क्या करता है, एमआरएनए इससे कोडिंग होती है प्रोटीन की, प्रोटीन बनता है फाइनली। ये प्रोसेस होता है थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन का, जहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है और ये न्यूक्लियस में होता है। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं उन्हें लाइक हम क्या कहते हैं, ये जो कैपिंग होती है, फिर स्प्लाइसिंग होती है, टेलिंग होती है, ये 3 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये प्रोसेस कैरी आउट होते हैं। जो कैपिंग होता है वो क्या होता है? कैपिंग का मतलब है 5 प्राइम पे जो एमआरएनए बना है उसके 5 प्राइम पे मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगता है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा आरएनए है, एमआरएनए है, उसमें जो इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको रिमूव किया जाएगा।
इंट्रॉन्स का मतलब होता है कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट हैं, जो ये इतना पार्ट दिखाया गया है, ये कैसे पार्ट है, ये इंट्रॉन्स है। और यहाँ पे जो mRNA बन रहा है, ये जो डायरेक्टली जो नॉन प्रोसेस्ड आरएनए होता है, इसे हम HNRNA कहते हैं। HNRNA का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो इसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट होता है mRNA का, RNA का, और एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग पार्ट होते हैं। कोडिंग का मतलब जो प्रोटीन को कोड करे, ठीक, और नॉन कोडिंग का मतलब जो प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ों को रखकर क्या फ़ायदा है जो हमारे लिए कबाड़ हो। तो ऐसे इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इंट्रॉन के रिमूवल को ही हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग का प्रोसीजर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो mRNA बना है, यहाँ पे कोई भी ग्रीन पार्ट नहीं है, ये वाले पार्ट कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये इंट्रॉन्स थे और ये रिमूव कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद होता है टेलिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टर्मिनल पे 3 प्राइम एंड पे क्या है, टेल जुड़ी हुई है। काहे कि पॉली ए टेल, एडिनोसिन जो होता है ए, इसकी टेल जोड़ दी जाती है, ताकि इससे क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैपिंग और टेलिंग जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं mRNA को, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इन एक्सोन्यूक्लियस से ये चॉप ना हो जाए, कट ना हो जाए, जिसकी वजह से इनमें कैपिंग और टेलिंग कर दी जाती है, ताकि अब ये प्रोटेक्ट रहेंगे एक्सोन्यूक्लियस से। अब इन पे एक्सोन्यूक्लियस का एक्शन नहीं होगा और ये जो mRNA है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। क्योंकि अगर ये चॉप्ड हो गया तो फिर पूरी मेहनत ही बेकार होगी, क्योंकि एक एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च होती है। फिर जब ये इतना बड़ा काम हो रहा है, सारा कुछ होने के बाद भी अगर साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद इसे ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत ही गलत बात होगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कैपिंग कर दी जाती है और टेलिंग कर दी जाती है, जिससे कि एक्सोन्यूक्लियस काम नहीं कर पाते हैं और हमारा जो mRNA है वो सेफ रहता है। तो जब भी साइटोप्लाज्म में पहुँचता है, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है mRNA से। तो mRNA की कॉपी को ही कॉपी किया जाता है, mRNA की जो इन्फॉर्मेशन है उसे कॉपी किया जाता है प्रोटीन के फॉर्म में। और यही प्रोटीन अपना फंक्शन जब परफॉर्म करती है तो वहाँ पे हमें फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, राइट। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो प्रोमोटर होती है इसमें। प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोटर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करता है, या और इसे अगर प्रिसाइजली कहें तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है या फिर स्ट्रक्चरल जीन होता है। ये क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस जो कि कोड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माने कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक, जो ट्रांसक्राइब होके आरएनए में कन्वर्ट होता है, यही कहलाता है कोडिंग सीक्वेंस। आरएनए कोडिंग सीक्वेंस कह सकते हैं या स्ट्रक्चरल जीन कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे जाके ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो एंड हो जाता है, और ये रो डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे रो नहीं होता है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं जो कि लूप बनाते हैं, जिसकी वजह से टर्मिनेशन होता है। बट अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे रो होता है या रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पे सिंपली एक एंजाइम होती है, एक प्रोटीन होती है जो कि टर्मिनेशन करवाती है, राइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन है या कोडिंग सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, इसलिए ये क्या है, मोनोसिस्टोनिक है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब होता है जहाँ पे एक ही सिस्टोन प्रेजेंट हो, यानी कि एक ही जीन प्रेजेंट हो, तो उसे हम मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। ये कंटिन्यूअस जीन है जो एक ही एमआरएनए को कोड करेगा, और वो एक एमआरएनए को एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करेगा, राइट। बट अगर इन केस ऑफ पॉलीसिस्टोनिक डीएनए, पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है कि मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती हैं। लाइक एक जीन यहाँ से यहाँ तक हो गई, फिर दूसरी जीन यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है, तीसरी जीन ये यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो ये पॉलीसिस्टोनिक डीएनए है। पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है, एक ही प्रोमोटर से मल्टीपल जीन कोड होती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जीन ये है, दूसरी जीन ये है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि ये तो मोनोसिस्टोनिक है, बट इसी में अगर 3 जीन डिवाइडेड है, मतलब 3 अलग अलग जीन्स हैं,
जो 3 mRNA कोड करेंगी और वो हर एक mRNA एक स्पेशलाइज प्रोटीन को कोड करेगा। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होगा वो पॉलीसिस्टॉनिक डीएनए कहलाएगा और हर एक जीन जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन को कोड करेगा। तो ऐसा सिर्फ प्रोकैरियोट के केस में होता है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक डीएनए ही होता है। यहाँ पे एक प्रोमोटर से एक ही जीन को ट्रांसक्राइब किया जाता है और वो हर एक जीन एक एमआरएनए को कोड करती है और एक एमआरएनए जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ अब ये +1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस +1 का क्या मतलब है? ये +1 का मतलब है वो साइट, वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है। इसके ऊपर की जो भी साइट होंगी उसे हम माइनस में डिनोट करेंगे, लाइक -1, -2, -3, -10, -13, -34, -60। अप स्ट्रीम में जितनी भी साइट्स होंगी उन्हें हम माइनस से डिनोट करते हैं और प्रोमोटर के डाउन स्ट्रीम जितनी भी साइट्स होंगी उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक, तब ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है जहाँ पे +1 कहा जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड हो जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। प्रोमोटर से आगे जितनी भी चीज़ें हैं पहले वो अप स्ट्रीम कहलाती हैं और जितनी भी प्रोमोटर के बाद चीज़ें आती हैं वो डाउन स्ट्रीम कहलाती हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है? टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, कोडिंग, नॉन कोडिंग, सेंस, एंटी सेंस, ये सब क्या होता है? तो नॉन टेम्पलेट का मतलब है कि ये टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। टेम्पलेट का मतलब है जिसकी इन्फॉर्मेशन को जिसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को, जिससे कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल पे जो एमआरएनए बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। मतलब कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, ये जो नीचे वाली स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पोलरिटी जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब जो एमआरएनए की या आरएनए की सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ठीक, तो इसको कॉपी करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो भी आरएनए बनेगा। ठीक, तो ऐसी स्ट्रैंड को जिसको कॉपी किया जाता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉपी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्रिटी जहाँ पे होती है, राइट, जिसको रीड करके नई स्ट्रैंड बनाई जाती है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। और ऐसी स्ट्रैंड जिसे रीड नहीं किया जा रहा है उसे हम नॉन टेम्पलेट कहेंगे। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ही कोडिंग स्ट्रैंड कहलाती है। ठीक, कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर इसे ही हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड। ठीक, या इसे ही पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं। तो नॉन टेम्पलेट, कोडिंग, सेंस, इसका क्या मतलब है? देखिए, कोडिंग का मतलब होता है कि कोडिंग का मतलब हम यहाँ पे जब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम कोडिंग का से जो सेंस आता है वो मतलब कि प्रोटीन कोड हो रही है, लाइक मतलब ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम कोडिंग से रिलेट करते हैं। तो कोडिंग का मतलब कि प्रोटीन का बनना। ठीक, प्रोटीन किससे बनती है? एमआरएनए से बनती है। अब एमआरएनए कहाँ से बनता है? ये डीएनए से बनता है, राइट। डीएनए की एक ही स्ट्रैंड एमआरएनए बनाती है, ठीक है ना, ये सबको पता है। और एक स्ट्रैंड वो कौन सी है जो डीएनए बनाती है? वो होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही कॉम्प्लीमेंट्रिटी बेसिस पे इसे रीड करके ये हमारा जो एमआरएनए होता है ये बनता है। अब ये एमआरएनए जो होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का भी दूसरा स्ट्रैंड है जो इसके अपोजिट में है, जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसके एग्जैक्ट मतलब कि कहीं भी कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज नहीं है, वही चीज़ डायरेक्ट फिर से रिपीट हो रही है। कहाँ पे? एमआरएनए में। सिर्फ चेंज इस बात का है कि जहाँ पे डीएनए में टी है वहाँ पे एमआरएनए में यू आ जाता है। टी को यू से रिप्लेस कर दिया जाता है सिर्फ। ठीक, ये टी कहाँ किससे रिप्लेस हो जाता है? यू से रिप्लेस हो जाता है, राइट। मतलब थायमीन को यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया जाता है इन केस ऑफ एमआरएनए। बाकी का सारा कुछ जो भी यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड में है एग्जैक्ट वही होता है हमारे एमआरएनए में, क्योंकि ये जो बन रहा है एमआरएनए ये इसका क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा सा प्रोसेस। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ हम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ। तो ट्रांसक्रिप्शन किसकी सिंथेसिस का प्रोसेस है? तो डीएनए फ्रॉम आरएनए,
आरएनए फ्रॉम डीएनए, प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, डीएनए फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। आरएनए फ्रॉम डीएनए, तो आरएनए अगर डीएनए से बन रहा है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। फिर प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, तो ये जो है अगर प्रोटीन बन रही है आरएनए से तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए फ्रॉम डीएनए, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, राइट। तो ये चार प्रोसेस होते हैं जो सेंट्रल डोग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज, तो ऐसी कौन सी एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कहीं प्राइमेज का काम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। क्यों नहीं होती है ये भी हम लोग जानेंगे। डीएनए लाइगेज, लाइगेज की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कहीं पे भी कट नहीं लगता है, कहीं पे भी, क्योंकि प्राइमर नहीं जुड़ते हैं तो प्राइमर को रिमूव नहीं किया जाएगा, रिमूव नहीं किया जाएगा तो वहाँ ऐड नहीं किया जाएगा, कोई चीज़ ऐड नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे कोई भी निक का क्रिएशन नहीं होगा। तो लाइगेज का भी कोई काम नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन में। आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमेज इसलिए नहीं यहाँ पे चाहिए क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये सेल्फ कैपेबल है प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये इनिशिएशन नहीं कर सकता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर पहले से कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड इसे मिल गए तो उस प्रोसेस को ये क्या करेगा? इलोंगेट कर देगा। बट पहला न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज नहीं जोड़ सकता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ये सेल्फ कैपेबिलिटी है, उसकी इनबिल्ट कैपेबिलिटी है कि वो खुद से प्रोसेस को इनिशिएट भी कर सकता है, इसलिए इसमें प्राइमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो प्राइमेज का कोई काम नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन प्रोकैरियोट्स द सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सिग्मा फैक्टर क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? चेन इलोंगेशन, प्रोमोटर रिकॉग्निशन, चेन टर्मिनेशन, प्रूफ रीडिंग। तो सिग्मा फैक्टर का जो सबसे पहला काम और मेन फंक्शन है वो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि कहाँ पे प्रोमोटर है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आके बाइंड करता है प्रोमोटर से। तो सिग्मा फैक्टर का काम है रिकॉग्निशन। किसका रिकॉग्निशन? प्रोमोटर का रिकॉग्निशन। तो जब प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर लेता है सिग्मा फैक्टर, उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आके प्रोमोटर से बाइंड करता है और प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेजेस ट्रांसक्राइब आरआरएनए जीन्स एक्सेप्ट 5s आरआरएनए इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आरएनए पॉलीमरेज 1 रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आरआरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ये टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक। समझ में आया ना? ये आसान सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब। तो पिछले क्वेश्चन में देखा हमने कि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, एमआरएनए की जो जीन्स होती हैं उन्हें ट्रांसक्राइब करता है। टीआरएनए के लिए पॉलीमरेज 3 चाहिए, आरआरएनए के लिए पॉलीमरेज 1 चाहिए। नाउ द टाटा बॉक्स इज लोकेटेड एट -35, -10 रीजन, +1 साइट, -70। तो माइनस प्लस माइनस ये तो मैंने पहले भी बता दिया है कि जो माइनस प्लस है इनका क्या मतलब है। माइनस का मतलब है कि प्रोमोटर से पहले जो सीक्वेंस है, और प्लस का मतलब है जो प्रोमोटर के बाद सीक्वेंस है। +1 का मतलब है जहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट होता है। अब जो टाटा बॉक्स है ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये -10 रीजन में लोकेटेड होता है। -10 का मतलब होता है कि जो स्टार्ट साइट है उससे 10 बेस पेयर पहले अप स्ट्रीम साइड में। -35 का मतलब है
कि जहाँ से स्टार्ट साइट है +1 से 10 माइनस मतलब 35 बेस पेयर पहले, या -35 न्यूक्लियोटाइड पहले की बात की जा रही है, राइट। -70 का मतलब है कि जो स्टार्ट साइट है उससे 70 न्यूक्लियोटाइड पहले। नाउ द प्रिब्नो बॉक्स इज फाउंड इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, वायरसेस, आर्किया। तो प्रिब्नो बॉक्स जो होते हैं ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, -10, जो -10 सीक्वेंस होता है ये प्रिब्नो बॉक्स ही होता है। ये जो प्रिब्नो बॉक्स होते हैं -10 सीक्वेंस पे ये पाया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप सिग्नल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन को एंड करने के लिए, रोकने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए कौन सा जो प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल है। साइन डायलगार्नो सीक्वेंस, ये तो जो होता है mRNA में प्रेजेंट होता है, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहीं पे आगे साइन डायलगार्नो सीक्वेंस से आके जो हमारा राइबोसोम है वो बाइंड करता है। रो प्रोटीन, तो रो प्रोटीन जो होता है ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट में रो प्रोटीन होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को एंड करता है, रोकता है। अब रो डिपेंडेंट भी टर्मिनेशन होता है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन भी होता है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो प्रोटीन काम करता है, और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में कुछ सीक्वेंस ही ऐसे होते हैं जिनसे लूप बन जाता है। जो डीएनए होता है, लाइक डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे बेसिस आ जाते हैं जो कि पैलेंड्रोमिक होते हैं, एक दूसरे से पेयर कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, लूप जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो क्या होता है कि अब ये जो एग्जिट साइट होती है पॉलीमरेज में, वहाँ से ये इफिशिएंटली निकल नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा वो अबॉर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। ये रो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। रो डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर रो प्रोटीन आके, जहाँ से एग्जिट साइट होता है प्रोमोटर में, जहाँ से नया नया आरएनए बन के निकल रहा है, वहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, और फिर आरएनए को वहाँ से निकलने नहीं देता है, बाहर एग्जिट नहीं होने देता है, फिर जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। तो रो प्रोटीन होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोकता है प्रोकैरियोट्स में। इन रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विच स्ट्रक्चर फॉर्म इन mRNA। तो अभी मैंने पहले ही बताया कि क्या बनता है, लूप, ऐसा लूप बनता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो mRNA होता है वो एग्जिट साइट से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अबॉर्ट हो जाता है, रुक जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एनहांसर्स आर प्रोटीन फैक्टर, डीएनए सीक्वेंसेस, आरएनए सीक्वेंसेस, एंजाइम्स। तो जो एनहांसर्स होते हैं इनका क्या काम होता है, जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो चल रहा है उसे और अपडेट कर दें, अपग्रेड कर दें, एनहांस कर दें, और थोड़ा स्पीड अप कर दें उस प्रोसेस को। तो होते हैं प्रोटीन फैक्टर्स, जो कि पॉलीमरेज के साथ बाइंड होते हैं और पॉलीमरेज को और ज़्यादा काम करवाने के लिए उसे मतलब इफ़िशियंसी उसकी और बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से काम करना उसका और थोड़ा फास्ट हो जाता है, काम करने की स्पीड। नाउ अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, तो आपके लिए हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। नॉर्मली अभी तक क्या था कि हम इंग्लिश में ही सारा कुछ प्रोवाइड करवा रहे थे, बट अब हिंदी में भी दे रहे हैं। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं और हिंदी से पढ़ना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे हम MCQs, PYQs, क्वेश्चन आंसर, नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये अगर आप हमारे ऐप से बाय करना चाहते हैं तो जस्ट आपको 699 में मिलने वाला है। इसे आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज tRNA। तो tRNA की सिंथेसिस के लिए कौन सा पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अभी हमने पहले ही देखा था, जो पॉलीमरेज 3 होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है tRNA के सिंथेसिस के लिए। RNA पॉलीमरेज जो होता है 4, ये कहाँ होता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। ये जीन साइलेंसिंग में काम करता है, लाइक जो siRNA होता है उसकी सिंथेसिस में काम करता है, और ये siRNA जो होते हैं वो जीन साइलेंसिंग का काम करते हैं। 1 जो होता है ये rRNA को कोड करता है, 2 जो होता है ये mRNA को कोड करता है, 3 जो होता है ये tRNA को कोड करता है। नाउ
द कैप एडेड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA इन यूकैरियोट इज, तो जो 5 प्राइम पे कैपिंग होती है वो किस चीज़ की लगी होती है? मिथाइलेटेड गुएनोसिन, पॉली एडेनाइलेशन, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, आयनोसिन। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो कैप होता है हमारा मिथाइलेटेड गुएनोसिन होता है। जो गुएनोसिन ये प्यूरिन होता है, इसमें 5th पोजीशन पे क्या होता है? मिथाइलेशन हो जाता है, CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है और ऐसा ये गुएनोसिन को ऐड किया जाता है 5 प्राइम एंड पे, ताकि अब क्या होगा जब ये कैपिंग लग जाएगी, तो इस प्रोसेस को कैपिंग कहते हैं। जब ये कैप लग जाएगा मिथाइलेटेड गुएनोसिन का, तो जो एक्सोन्यूक्लियस होंगे उसकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब ये इस पर एक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा mRNA है वो प्रोटेक्टेड रहेगा साइटोप्लाज्म में। क्योंकि जितने भी ये प्रोटीन्स होते हैं, जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ जब भी ये अनकैप्ड RNA पहुँचता है mRNA, तो उसे कट कर देते हैं। कैपिंग का एक और फ़ायदा है, जब ये न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलता है तो वहाँ पे अगर कैपिंग नहीं रहेगी तो न्यूक्लियर पोर से जो हमारा mRNA है वो निकल नहीं पाएगा साइटोप्लाज्म की तरफ। इसलिए कैपिंग एक्सपोर्ट में भी हेल्प करता है और प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। नाउ polyadenylation occurs at the 5 prime end of the mRNA, 3 prime end of the mRNA, middle of mRNA only in prokaryotic RNA। तो 5 प्राइम पे तो कैप लगता है। 5 प्राइम पे क्या होता है? कैपिंग होती है। 3 प्राइम पे क्या होता है? पॉलीएडेनाइलेशन होता है। तो 3 प्राइम एंड पे क्या होता है? पॉलीएडेनाइलेशन होता है। और पॉलीएडेनाइलेशन में क्या होता है? ए एडेनोसिन के रेसिड्यू मल्टीपल, लगभग सेवरल थाउजेंड्स एडेनोसिन लग जाते हैं यहाँ के टेल पे। टेल यानी कि 3 प्राइम। मिडिल ऑफ mRNA, मिडिल mRNA के मिडिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे स्प्लाइसिंग का प्रोसेस हो सकता है। और स्प्लाइसिंग के बाद जो होता है वो mRNA बनता है। अब ये mRNA के बीच में कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होंगे, एक्सॉन्स होंगे। जब इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है तभी mRNA बनता है। जहाँ पे इंट्रॉन्स होंगे उसे हम hnRNA कहेंगे। और जब इससे क्या किया गया? इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया, तो ये क्या बन गया? mRNA बन गया, राइट। तो ये होता है hnRNA, जो नेसेंट RNA बनता है जीन को कोड करके। अब यहाँ पे क्या होगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होंगे, लाइक कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के दौरान जब इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा तो hnRNA कन्वर्ट हो जाएगा अब mRNA में। सिर्फ कहने का तरीका अलग अलग है, बाकी है एक ही चीज़। जब यहाँ पे इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया तब ये mRNA कहलाने लगे। नाउ splicing of pre-mRNA occurs in prokaryote, eukaryote, both prokaryote and eukaryote archaea only। तो स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है, क्योंकि इंट्रॉन्स सिर्फ यूकैरियोटिक RNA में ही प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ यूकैरियोट में रिस्ट्रिक्टेड है। तो स्प्लाइसिंग जो है वो यूकैरियोट में ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द एंजाइम दैट रिमूव इंट्रॉन्स एंड जॉइंस एक्सॉन्स इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज स्प्लाइसियोसोम, राइबोजाइम्स, लाइगेज, हेलिकेज। तो ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ते हैं? तो ये होते हैं राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स का मतलब होता है जब RNA एज अ एंजाइम काम करने लगे। तो RNA एज अ एंजाइम जब काम करता है तो उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। और बाकी जितने भी नॉर्मल एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो RNA नेचर का है, ये भी एंजाइम का ही काम करता है। और यही एंजाइम क्या करते हैं? ये जो इंट्रॉन्स होते हैं इन्हें रिमूव करते हैं। स्प्लाइसियोसोम का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जहाँ पे सारी प्रोटीन्स रिक्रूटेड हैं, इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। अब इंट्रॉन्स का रिमूवल प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होने वाला है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। लाइगेज का मतलब जब भी ये इंट्रॉन्स का रिमूवल होगा तो लाइगेज एंजाइम जो होगा वो आके क्या करेगा? जो निक बन गया है उसे आके सील कर देगा। हेलिकेज जो होता है वो DNA रेप्लिकेशन में काम करता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करता है, अनवाइंडिंग करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द +1 पोजिशन इन ट्रांसक्रिप्शन रिफर्स टू इनिशिएशन साइट, टर्मिनेशन साइट, प्रोमोटर रीजन, इनहांसर रीजन। तो +1 का मतलब है जहाँ से प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जहाँ से इनिशिएट हो रहा है वो +1 साइट होती है। टर्मिनेशन साइट वो साइट होती है जहाँ पे प्रोसेस एंड हो जाता है। प्रोमोटर रीजन वो रीजन होता है जो कि +1 से पहले प्रेजेंट होता है, जहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। ठीक,
एनहांसर रीजन जो होते हैं जहाँ पे एनहांसर प्रोटीन बाइंड करते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोमोटर रीजन इन प्रोकैरियोट कंटेन्स -10 and -35 सीक्वेंस, -10 and +10 and +35 स्टार्ट कोडॉन टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो प्रोमोटर रीजन जो होता है वो -10 से -35 तक होता है। यहाँ पे आके डीएनए ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये आके बाइंड करता है इस रीजन पे और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसे इनिशिएट करता है। +10 एंड +35 पे कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन होती है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, जहाँ पे आरएनए की जो सीक्वेंस परसेंट है वो आरएनए के कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। स्टार्ट कोडॉन ये चीज़ होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है एमआरएनए में, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये होता है एयूजी। एयूजी कोड करता है मिथायोनिन को, जो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है किसी भी प्रोटीन में, पहला जो अमाइनो एसिड जुड़ता है वो एयूजी होता है, मिथायोनिन होता है। टर्मिनेटर सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जहाँ पे प्रोसेस एंड हो जाता है टर्मिनेशन का। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तो इसमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है? तो 3 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। ये 3 प्रोसेस हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एमआरएनए में होते हैं। तो कैपिंग होता है 5 प्राइम पे क्या होता है, मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ये कैप लगता है। स्प्लाइसिंग में जो भी इंट्रॉन्स होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। पॉलीएडेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो एडेनोसिन रेसिड्यू जो होते हैं वो टेल पे जोड़े जाते हैं 3 प्राइम एंड पे। और ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है, ये तो एमआरएनए से प्रोटीन का जो भी इंफॉर्मेशन उसे कॉपी करना है, ये एक प्रोसेस है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, राइबोसोमल आरएनए जीन्स आर लोकेटेड इन। तो राइबोसोमल आरएनए की जो जीन्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए की जो जीन्स होती हैं कहाँ लोकेटेड होती हैं? न्यूक्लियोलस में, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर जीन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूक्लियस में ही होंगी अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो। और इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कंफ्यूजिंग वाला हो। तो न्यूक्लियोलस में ही क्या होता है, जो राइबोसोमल आरएनए की जीन्स होती है वो लोकेटेड होती है। न्यूक्लियोलस जो होता है ये न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट होता है, ये सेंटर या जो भी पार्ट हो जहाँ पे हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे वो सारी प्रोटीन्स और जो राइबोसोम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और आरएनए इस न्यूक्लियोलस रीजन में ही ट्रांसक्राइब होता है। तो यहीं पे जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी असेंबली भी होती है। न्यूक्लियोलस ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे राइबोसोम की असेंबली होती है, राइट। तो आरएनए की जो भी प्रोटीन्स जो भी जीन्स है वो न्यूक्लियोलस रीजन में ही प्रेजेंट होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स। तो होलो एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम जब इसमें सिग्मा फैक्टर प्लस कोर एंजाइम ये सब साथ में होते हैं तो इसे हम कहते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। ये क्या कहलाता है फिर? होलो एंजाइम कहलाता है। अब ये सिग्मा फैक्टर क्या है? जो कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, जो प्रोमोटर साइट है उसे रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और कोर एंजाइम क्या होता है? ये कोर आरएनए पॉलीमरेज है जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैरी आउट करवाता है। लाइक जो कौन सा प्रोसेस करता है? जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है, जो पॉलीमराइजेशन करता है, ये कोर एंजाइम करता है। अब कोर एंजाइम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 4 नहीं 5 होती हैं इसमें। तो पहले होता है 2 अल्फ़ा होती हैं और एक बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। तो ये 5 सब यूनिट होती हैं, 5 सब यूनिट। ये 5 सब यूनिट क्या करती हैं? मिलकर कोर एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। 2 अल्फ़ा, एक बीटा डैश, ओमेगा। तो 3 2 5, ठीक है। तो कोर एंजाइम जो होता है ये 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और कोर एंजाइम के साथ अगर सिग्मा फैक्टर भी मिला दिया गया तो इसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। अब ये होलो एंजाइम जो होता है वो कैपेबल होता है इनिशिएशन, मतलब कि रिकॉग्निशन और इनिशिएशन दोनों कर सकता है, राइट। तो ये द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट में ये क्या होता है? इनिशिएशन ओनली, एलोंगेशन ओनली, बोथ इनिशिएशन एंड एलोंगेशन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि इनिशिएशन भी यही करता है और एलोंगेशन भी, ये दोनों काम कर सकता है। क्योंकि इनिशिएशन करने के लिए क्या चाहिए? पहले उसे रिकॉग्नाइज करना होता है, बाइंडिंग होनी होती है, ठीक है।
तो बाइंडिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सिग्मा फैक्टर, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है किसे? प्रोमोटर साइड को। जब रिकॉग्नाइज कर लिया, आके बाइंड हो गए, बैठ गए सब, अब क्या करेंगे? ये इनिशिएशन और इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन, तो ये हमारा कंबाइंड टेस्ट सीरीज है जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको 999 में मिलने वाला है। और यहाँ पे हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी बात जो है इस सीरीज़ की, वो हिंदी मीडियम में भी ये सारे चीज़ें उपलब्ध हैं। जो भी इंग्लिश में अभी तक था वो सब हिंदी में भी अब मिलने वाला है आपको। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो इसे ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पे नोट्स, MCQs, PYQs, क्वेश्चन आंसर, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, डिटेल नोट्स के साथ है। MCQs जो भी हैं बहुत ही अच्छे, प्रीवियस ईयर को देखकर उनसे जितने भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हैं उनसे पूछे गए हैं क्वेश्चन से, वैसे ही MCQs हमने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं सैम्पल पेपर से। तो आप ये सारा कुछ हमारे ऐप से बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन बैक्टीरिया द रो फैक्टर इज, तो बैक्टीरिया में रो फैक्टर क्या होता है? प्रोटीन होता है, DNA सीक्वेंस होता है, RNA सीक्वेंस होता है, एंजाइम फॉर इलोंगेशन। तो इलोंगेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो रो होता है ये टर्मिनेशन के लिए होता है, ठीक है। किसके टर्मिनेशन के लिए? ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन यानी कि एंजाइम कह सकते हैं हम, कोई प्रोसेस को ये कैरी आउट करवा रहा है। तो एंजाइम जितने भी होते हैं मेजॉरिटी में वो प्रोटीनेसियस ही होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होता है वो क्या होता है? वो RNA इन नेचर होता है, राइबोजाइम इसलिए उसे हम कहते हैं। तो प्रोटीन ही है जो रो फैक्टर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए करेक्ट ये स्टेटमेंट क्या है? DNA एंड RNA आर सिंथेसाइज्ड इन द 3' to 5' डायरेक्शन। तो यहाँ पे चलिए एक बात हम मान लेते हैं कि RNA के बारे में अभी नहीं भी पता है, बट DNA के बारे में तो पता है ना कि DNA रेप्लिकेशन जो होता है हमेशा 5' to 3' ही होता है। तो यहाँ पे इसने बहुत गलत बात कर दी, क्योंकि 3' to 5' डायरेक्शन कभी भी कोई भी पॉलीमराइजेशन होता ही नहीं है। ये आप नोट करके रख लीजिए। कहीं भी अगर सेंट्रल डोगमा हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, कहीं पे भी 3' to 5' पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। RNA इज सिंथेसाइज्ड इन द 5' to 3' डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी पॉलीमराइजेशन होता है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे रेप्लिकेशन हो, 5' to 3' ही होता है। बोथ स्टैंड ऑफ DNA एक्ट एज टेम्पलेट। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पे कभी भी दोनों स्टैंड एज अ टेम्पलेट वर्क नहीं करती हैं। एक टेम्पलेट की तरह काम करती है तो दूसरी सेंस स्टैंड काम करती है। टेम्पलेट का मतलब जिसे रीड करके mRNA बनाया जा रहा है, और सेंस स्टैंड का मतलब जो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो एग्जैक्ट वही है जो कि हमारा mRNA बन रहा है, क्योंकि mRNA भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट का, और सेंस स्टैंड जो है वो भी टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए दोनों स्टैंड एग्जैक्ट सिमिलर होती हैं, एक भी बेस पेयर का कोई भी मिसमैच नहीं होता है। सिर्फ DNA के केस में जो थाइमिन होता है, वहीं पे RNA के केस में वो यूरेसिल होता है। इतना सा डिफरेंस होता है बस, बाकी सब कुछ वही होता है। नाउ ट्रांसलेशन अकर बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से पहले ट्रांसलेशन भैया कैसे हो सकता है? डायरेक्ट DNA से ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। अगर ये हो जाए तो RNA बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और RNA को इसीलिए सिंगल स्टैंड रखा गया है ताकि ट्रांसलेशन हो सके, क्योंकि जो ट्रांसलेशनल मशीनरी है वो सिंगल स्टैंड जो भी हमारा ट्रांसक्रिप्ट होता है उसे रीड कर पाता है। डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें हेलिकेज की प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएगा अगर डबल स्टैंडर्ड RNA हो गया तो। इसीलिए जब हमें जीन की साइलेंसिंग करवानी होती है तो हम एक प्रोसेस उसमें करते हैं कि जो हमारा RNA है उसे हमने डबल स्टैंडर्ड कर देना है। तो जब डबल स्टैंडर्ड हो गया तो उसकी प्रोटीन कोड नहीं हो पाएगी, प्रोटीन कोड नहीं हो पाएगी तो आगे काम ही नहीं होगा। RNA बन जाए, कितना भी बन जाए, कोई मैटर नहीं करता है। नाउ ट्रांसक्रिप्शन बबल इज फॉर्म्ड बाय हेलिकेज एक्शन, RNA पॉलीमरेज एक्शन, लाइगेज एक्शन, सिग्मा फैक्टर एक्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन बबल होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो उसमें कोई हेलिकेज एंजाइम अलग से नहीं आता है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा, हेलिकेज तो नहीं होने वाला है। ठीक, RNA पॉलीमरेज एक्शन, तो जो RNA पॉलीमरेज होता है इसमें इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA है उसे मेल्ट करवा सके, उसे अनवाइंड करने की इसमें खुद में ताकत है। इसलिए अब देखिए जब रेप्लिकेशन होना होता है उसमें बहुत सारी प्रोटीन अलग अलग से आके लगती हैं, जो कोई इनिशिएशन कोई और कर रहा है, अनवाइंडिंग कोई और कर रहा है, रेप्लिकेशन कोई और कर रहा है, प्राइमर कोई और आके जोड़ रहा है। बट RNA पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है ना जो खुद में इतना कैपेबल है कि जो सारे काम अपना अकेले ही कर सकता है।
तो आरएनए पॉलीमरेज में कोई भी हेलिकेज की अलग से ज़रूरत नहीं होती, ये सेल्फ में खुद में ही हेलिकेज एक्टिविटीज़ में होती है। नाउ विच आरएनए हैज़ कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग? आरआरएनए, एसएनआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो जो एसएनआरएनए होता है इसमें क्या होता है कि ये एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी है इसमें, और इसी को हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था जहाँ पे राइबोजाइम एज वो स्प्लाइसिंग का काम करवा रहे थे, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो आरएनए ऐसा जिसमें कैटालिटिक एक्टिविटी हो तो उसे हम एसएनआरएनए कहते हैं, और यही स्प्लाइसिंग का काम करवाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड्स फर्स्ट एट द प्रोमोटर ड्यूरिंग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान सबसे पहला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो कौन सा बाइंड होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो होता है, TF2D जो होता है, वो सबसे पहले आके बाइंड करता है। फिर इसके बाद आता है TF2A, फिर आता है B, फिर आता है E, फिर आता है F, देन आता है H। H जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। H जो होता है इसमें हेलिकेज एक्टिविटी होती है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन का काम ही करवाता है, इसी के अंदर हेलिकेज एक्टिविटी होती है। तो ये क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है जो भी हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। तो अब डी जो होता है ये सबसे पहले आके बाइंड करता है, एच जो होता है वो सबसे बाद में आता है। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द पॉली ए टेल इज सिंथेसाइज्ड बाई। तो पॉली ए टेल यानी कि ये हम बात कर रहे हैं टेलिंग की। ठीक है। तो टेलिंग कौन करता है? तो जो पॉली ए पॉलीमरेज होता है, पॉली ए पॉलीमरेज जो होता है ये एक ऐसा पॉलीमरेज है जो सिर्फ ए ही जोड़ेगा। ए के अलावा इसे जोड़ना कुछ आता ही नहीं है। टेम्पलेट कोई भी हो, कुछ भी हो, कॉम्प्लीमेंटरिटी इसे फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ ए ही जोड़ते चले जाना है। और इतना ये जोड़ देता है कि जिसे हम पॉली ए टेल कहते हैं। और ये टेल क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से जो एमआरएनए होता है उसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन यूकैरियोटिक एमआरएनए प्रोसेसिंग? तो यूकैरियोटिक एमआरएनए के प्रोसेसिंग में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है? कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन, ये तीनों तो इन्वॉल्व है भाई, ये तीनों हम पढ़ते ही हैं। यही 3 मेजर प्रोसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, उसके जो भी प्रोसेसिंग होती है एमआरएनए की। नाउ सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ये रिकॉग्निशन का काम करता है। ये एमआरएनए बनने से पहले का काम है सिग्मा फैक्टर। जब एमआरएनए बन गया तब इस सिग्मा फैक्टर कोई काम नहीं, या एमआरएनए जो होता है उसकी सिंथेसिस के बाद सिग्मा फैक्टर नहीं आता है। ये प्रोसेस को इनिशिएट करवाने में हेल्प करता है, लेकिन बाद में इसका कोई काम नहीं है। जब आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही है उस दौरान इसका कोई काम नहीं है। कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग जो है ये 3 मेजर काम होते हैं जो बाद में होते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होते हैं। नाउ द साइन डेलगार्नो सीक्वेंस इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए तो प्रोमोटर चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए। ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट, तो जहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड करता है उसे हम साइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। तो और राइबोसोम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ट्रांसलेशन के इनिशिएशन के लिए प्रोकैरियोट्स में साइन डेलगार्नो सीक्वेंस होता है। वहीं हम अगर यूकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे कोजेक सीक्वेंस होता है, जहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो आके बाइंड करता है और प्रोसेस जो होता है वो इनिशिएट होता है। तो प्रोकैरियोट में साइन डेलगार्नो सीक्वेंस और यूकैरियोट में कोजेक सीक्वेंस। नाउ देखिए क्वेश्चन ही आ गया, द कोजेक सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ये बिल्कुल सही बात है। यूकैरियोट में ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए कोजेक सीक्वेंस होता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरएनए सिंथेसिस नहीं। नाउ विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन? तो डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एज अ टेम्पलेट काम करती है? तो कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड, आदर स्ट्रैंड रैंडमली। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है, कोडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा सीक्वेंस जो प्रोटीन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोटीन को कोड करने के लिए जो स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल है वही है एमआरएनए। और एमआरएनए जो होता है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का क्या होता है, या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट भी कह सकते हैं।
टेम्पलेट स्टैंड जो होता है ये नॉन कोडिंग भी कह सकते हैं, एंटी सेंस भी कह सकते हैं, या फिर नेगेटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो विच स्टैंड ऑफ तो टेम्पलेट की तरह कौन काम करता है, तो नॉन कोडिंग स्टैंड जो होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो और जो कोडिंग स्टैंड होता है ये प्रोटीन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो mRNA में सीक्वेंस होगा वही सेम सीक्वेंस कोडिंग स्टैंड में भी होगा, और जहाँ पे अगर DNA की बात करें जहाँ पे T होगा वहाँ पे mRNA में U होगा। बोथ स्टैंड ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर दोनों स्टैंड ऐसे टेम्पलेट काम करने लगे तो हमारा जो भी RNA बनेगा वो भी डबल स्टैंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जो टेम्पलेट से बनेगा वो कोडिंग का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो कोडिंग से बनेगा वो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो दोनों स्टैंड जाके आगे चल के डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे और वो कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएंगे। अदर स्टैंड रेंडमली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई भी स्टैंड कोड करने लगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फिर गलत हो जाएगी। राइट नाउ, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं TGT PGT की, कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो एचीवा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे ले सकते हैं बहुत ही मार्जिनल प्राइस में, 499 में, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, टेस्ट सीरीज़, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसे आप आंक सकें, जांच सकें कि कितने पानी में है आप, प्रिपरेशन आपकी कैसी है, और ज़्यादा ज़रूरत है या फिर ऐसे ही कंसिस्टेंटली चलता रहना चाहिए। तो जो भी है वो सब कुछ आप इस टेस्ट सीरीज़ से अपने आप को डिसाइड कर पाएंगे। तो ये अगर आप लेते हैं तो आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, और इसे आप अगर लेना चाहते हो तो हमारे ऐप के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि स्टडी क्लिक इंडिया नाम से हमारा ऐप है जिससे आप बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इन यूकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स असेंबल एट टर्मिनेटर साइट, प्रोमोटर साइट, इनहेंसर साइट, साइलेंसर साइट। तो प्रोमोटर साइट पे क्या होता है, ये यहाँ पे इसकी क्या होती है, असेंबली होती है। जितने भी फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रोमोटर साइट पे ही बनता है। टर्मिनेटर पे क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है, एंड हो जाता है ये भी जो प्रोसेस है। इनहेंसर का मतलब होता है वो साइट, मतलब कि इनहेंसर वो प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोसेस को इनहेंस करते हैं, और वो जहाँ बाइंड होते हैं वहाँ पे इनहेंसर रीजन होता है। साइलेंसर रीजन वो होता है जहाँ पे अगर ये बाइंड, साइलेंसर जो प्रोटीन्स होते हैं ये बाइंड होते हैं साइलेंसर रीजन पे, अगर ये बाइंड हो गए तो जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो फिर नहीं हो पाएगा। जो RNA पॉलीमरेज है वो बाइंड नहीं हो पाएगा प्रोमोटर पे अगर साइलेंसर बाइंड हो गए तो। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, एक्सॉन, इंट्रॉन, प्रोमोटर, RNA, rRNA। तो कौन सा इनमें से ट्रांसक्राइब नहीं होता है, तो एक्सॉन ट्रांसक्राइब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इंट्रॉन्स भी ट्रांसक्राइब होते हैं, हाँ ट्रांसलेट नहीं होते हैं इंट्रॉन, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेशन में जाने से पहले ही रिमूव कर दिया जाता है। तो इंट्रॉन ट्रांसलेट नहीं होते बट ट्रांसक्राइब तो होते ही है ना, क्योंकि DNA से क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। जो इंट्रॉन्स का पार्ट है जो DNA में प्रेजेंट है वो तो ट्रांसक्राइब होता ही है, पूरा का पूरा DNA ट्रांसक्राइब होता है जितना कोडिंग रीजन में होता है। और उसी कोडिंग रीजन में जो स्ट्रक्चरल जीन है उसी में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसक्राइब होंगे बट ट्रांसलेशन में नहीं जाते हैं। प्रोमोटर रीजन जो होता है वो प्रोमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, +1 से पहले प्रेजेंट होता है, मतलब अप स्ट्रीम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब है कि +1 से पहले जो सीक्वेंस है वो उन्हें हम कह रहे हैं अप स्ट्रीम। तो प्रोमोटर इन जनरल जब हम बस अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो प्रोमोटर से पहले की जो भी सीक्वेंस होती है उन्हें हम अप स्ट्रीम कहते हैं। बट प्रोमोटर जो है वो +1 से पहले प्रेजेंट है, -10 to -35 रीजन में प्रेजेंट है। तो ये प्रोमोटर जो है यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, बट ये ट्रांसक्राइब नहीं होते। ट्रांसक्राइब तो +1 रीजन से स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो प्रोमोटर जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं। rRNA ट्रांसक्राइब होकर ही rRNA बनते हैं भैया, मतलब कि जो rRNA की जीन्स होती हैं वो जब ट्रांसक्राइब करती हैं तभी ये बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन का ही प्रोडक्ट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस आर। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है, कपल्ड प्रोसेस होता है। कपल्ड का मतलब एक साथ चल रहा प्रोसेस है। लाइक सपोज ये DNA है, अभी जो प्रोकैरियोट में DNA होता है सर्कुलर होता है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे लीनियर बनाया, ये समझ लीजिए छोटा पार्ट मैंने बनाया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो DNA है ये मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा है। अब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है स्पेस में,
मतलब कि जगह में कोई डिफरेंस नहीं है, सारा कुछ साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, और जो ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में आके होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसके बाद जो एमआरएनए होता है वो जब आरएनए होता है वो प्रोसेसिंग होती है उसकी, फिर वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। एमआरएनए जो होता है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। वहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। बट प्रोकैरियोट के केस में क्या है कि कोई भी डिवीज़न नहीं है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, तो सारा कुछ साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। तो जब ये ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन थोड़ा हो गया, अब जब इसमें साइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस कहीं पे आ गया, तो यहाँ पे जब अगर ट्रांसलेशन स्टार्ट होना है तो जो राइबोसोम होगा वो आके बाइंड हो जाएगा। राइबोसोम आके बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन बनना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो इस यानी कि यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, इसमें हमें इंतजार नहीं करना है कि पहले पूरा एमआरएनए बनना चाहिए फिर उसके बाद हम ये प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। इसमें सिर्फ इतना है कि जैसे ही साइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस एक्सपोज हुआ वैसे ही क्या होगा, जो राइबोसोम है ये आके बाइंड हो जाएगा और प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया जाएगा ट्रांसलेशन के, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होते हैं प्रोकैरियोट में कपल्ड होते हैं। यूकैरियोट में सेपरेट प्रोसेस होते हैं क्योंकि साइट ही अलग है, जगह अलग है। एक बाउंड्री के अंदर इनक्लोज्ड हो है जो एमआरएनए है, जब वो बाहर निकलेगा तभी प्रोसेस ट्रांसलेशन का इनिशिएट हो पाएगा। जब तक वो अंदर है, क्योंकि जो ट्रांसलेशनल मशीनरी है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो उसकी जो लिए रिस्पॉन्सिबल मशीनरी है वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन किससे हो रहा है, डीएनए से हो रहा है, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो ट्रांसलेशन होता है वो बाहर होता है, न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन। तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का होता है, न्यूक्लियस में होता है, जैसा कि अभी हमने देखा। नाउ विच इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। तो अभी 2H की बात हमने की थी थोड़ी देर पहले। तो 2H का क्या फंक्शन होता है, हेलिकेज एक्टिविटी एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, रिकॉग्निशन ऑफ टाटा बॉक्स, बाइंडिंग टू एनहांसर, स्प्लाइसिंग। तो अभी मैंने बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है वो क्या करता है, हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और क्या करता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है जो कि एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस पर क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, उसे एक्टिव करता है। तो ये हेलिकेज का काम भी करता है और फॉस्फोराइलेशन का भी काम करता है, एज ए काइनेज भी काम करता है और हेलिकेज भी काम करता है, राइट। काइनेज का मतलब होता है वो एंजाइम जो फॉस्फोराइलेशन कर रही हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर इज टू कैटालाइज आरएनए सिंथेसिस, रिकॉग्नाइज प्रोमोटर सीक्वेंस, टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन एट पॉली ए टेल। तो ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस को, राइट। सिग्मा फैक्टर जो होते हैं वो प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम के साथ बाइंडेड होते हैं। होलो एंजाइम तभी बनता है जब सिग्मा फैक्टर आके जुड़ते हैं कोर एंजाइम से, और जब ये रिकॉग्नाइज करते हैं तो जो कोर पॉलीमरेज होता है वो प्रोमोटर साइट से बाइंड होता है और प्रोसेस को इनिशिएट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिग्नल इन यूकैरियोट इज। तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का सिग्नल क्या है यूकैरियोट में, पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल, जहाँ पे A ये सिग्नल अगर है तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यूकैरियोट में टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रो प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में रो प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है। रो फैक्टर जो होता है वो प्रोकैरियोट का पार्ट है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करवाने के लिए रो प्रोटीन होता है। साइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस वो होता है जो एमआरएनए में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में, और यहीं पे आके जो क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ये बाइंड होते हैं। प्रिमनो बॉक्स जो होता है वो -10 सीक्वेंस होता है, जहाँ पे ये प्रोमोटर रीजन का पार्ट है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच डीएनए पॉलीमरेज इज सेंसिटिव टू अल्फा एमिनिटिन। अल्फा एमिनिटिन जो होता है ये एक टॉक्सिन है और ये एक फंगस से निकलता है, ठीक। ये फंगस से रिलीज होने वाला ये टॉक्सिन है अल्फा एमिनिटिन।
इससे क्या होता है, कुछ पॉलीमरेज जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। अगर ये पॉलीमरेज के कांटेक्ट में आ गया तो पॉलीमरेज काम करना बंद कर देंगे, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है रुक जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो जो भी जिस भी प्रोसेस के लिए वो एंजाइम या प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होंगे वो नहीं हो पाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो थोड़ा लेस सेंसिटिव होता है, और आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है, जो एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि सारी प्रोटीन कोड होती हैं, वो नहीं मतलब कि वो इफेक्ट हो जाएगा अगर अल्फा एमिनिटिन प्रेजेंट है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब्ड इज यूजुअली। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो पहली न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होती है वो जनरली प्यूरिन होती है, ठीक है। तो प्यूरिन ए या जी कुछ भी हो सकता है, जो पहले नंबर पर प्रेजेंट होगा वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आरएनए पॉलीमरेज हैज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी लाइक डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज लैक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। आरएनए पॉलीमरेज synthesized RNA in 3' to 5' डायरेक्शन। आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर प्राइमर। तो आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। 3' to 5' डायरेक्शन में किसी की भी सिंथेसिस नहीं होती है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। आरएनए पॉलीमरेज लैक्स प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। हाँ, ये बात सही है, आरएनए पॉलीमरेज में कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे आरएनए जब बन रहा है तो उतनी ज़रूरी नहीं है प्रूफ रीडिंग, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई, मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं। बट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है डीएनए पॉलीमरेज का बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होना है, इनहेरिट होना है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो एक इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाएगा। बट आरएनए ऐसी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है जो एक ही जनरेशन में रह जाएगी। इनफैक्ट कि वो थोड़े टाइम के लिए ही है, मतलब कि आरएनए तो बहुत सारे ट्रांसक्राइब हो सकते हैं, एक आरएनए गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं, हज़ारों आरएनए बन जाएंगे उसी डीएनए से। बट अगर वो डीएनए ही डैमेज हो गया तो फिर उसी जनरेशन में नहीं, आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उस सेल से वो सारी इफेक्टेड होंगी। इसलिए पॉलीमरेज में जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वो डीएनए पॉलीमरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पार्ट है, बट आरएनए पॉलीमरेज में एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है प्रूफ रीडिंग की। तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ तो अगर आप यूपी अल्टी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 10 फुल मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको पीवाईक्यूज़ एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा जो कि आपके प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। तो इसे आप ज़रूर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, इन प्रोकैरियोट्स विच सीक्वेंस इज लोकेटेड एट -10 रीजन। तो -10 रीजन पे कौन सा सीक्वेंस लोकेटेड होता है प्रोकैरियोट में? तो ये होता है TATAAT। ये सीक्वेंस जो होता है -10 रीजन पे लोकेटेड होता है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी कौन सी नहीं है? तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है आरआरएनए को सिंथेसाइज करता है, बहुत सही बात है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है, बिल्कुल सही बात है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो टीआरएनए को सिंथेसाइज करता है, ये भी सही बात है। आरएनए पॉलीमरेज 4 जो होता है ये आरआरएनए को न्यूक्लियस में सिंथेसाइज करता है, नहीं, गलत बात है ये। आरआरएनए के सिंथेसिस के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 रिस्पॉन्सिबल होता है। आरएनए पॉलीमरेज 4 जो होता है ये कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये जीन के साइलेंसिंग में काम करता है। कैसे जीन के साइलेंसिंग में काम करता है? ये SIRNA जो होते हैं उनके सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। SIRNA यानी कि स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ये आरएनए जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से जाके बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पे उस आरएनए को डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्रोटीन के सेंसेस रुक जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो जीन की एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है और जीन साइलेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, द फंक्शन ऑफ मीडिएटर कॉम्प्लेक्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज लिंकिंग एनहेंसर्स एंड प्रोमोटर्स, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, ट्रांसलेशन, इनिशिएशन। तो जो मीडिएटर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? एनहेंसर और प्रोमोटर जो होते हैं इन्हें लिंक करने का काम करते हैं, राइट। जो मीडिएटर्स होते हैं ये एनहेंसर और प्रोमोटर को लिंक करने का काम करते हैं। स्प्लाइसिंग जो होते हैं, स्प्लाइसियोसोम जो ये या फिर राइबोजाइम जो होते हैं वो काम करती हैं। कैपिंग में जो पॉलीमरेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ आरएनए एडिटिंग अकर्स मेनली इन
प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, यूकैरियोटिक एमआरएनए, टीआरएनए ओनली, आरआरएनए ओनली। तो आरएनए एडिटिंग का मतलब क्या होता है, ये यूकैरियोटिक में होता है। आरएनए एडिटिंग का मतलब क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। तो आरएनए एडिटिंग का मतलब है कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्ट जो बन रहा है, अब इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अलावा अगर किसी दूसरी तरीके से हम जो भी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है उसे ऑल्टर कर दें तो उसे हम आरएनए एडिटिंग कहेंगे। यानी कि जब आरएनए बन गया उसके बाद अगर उसमें कोई छेड़खानी हो रही है तो उसे हम आरएनए एडिटिंग कहेंगे। और ये प्रोसेस जो होता है वो प्रोटीन की डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर देता है। प्रोटीन को डाइवर्सिटी, इसकी डाइवर्सिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है, लाइक एक डीएनए है, राइट, इससे क्या सिंथेसाइज हो रहा है, एमआरएनए। ये डीएनए है, इससे क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। अब इसमें डीएनए में एक ही सीक्वेंस है, इससे क्या हो रहा है, एक ही तरह का एमआरएनए बन रहा है। अब अगर इसमें कोई भी आरएनए एडिटिंग नहीं हुई, इस एमआरएनए में कोई भी एडिटिंग नहीं हुई तो एक ही तरह का रह जाएगा। बट अगर इसमें कोई एडिटिंग कर दी गई, कोई नए बेस जोड़ दिए गए, नए कुछ पुराने बेस को हटा दिया गया, कुछ ऑल्टर कर दिया गया इसे, तो क्या हुआ, इसका पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। अब क्या हुआ, इससे एक नई तरीके की प्रोटीन बनेगी। पहले जो नेचुरल था उससे कुछ और बन रहा था, फिर जब एडिट करके इसे कुछ और जोड़ दिया गया, कुछ घटा दिया गया, तो इसमें कुछ नई प्रोटीन्स बनने लगी। तो एक ही डीएनए के सीक्वेंस से मल्टीपल, हम क्या कर रहे हैं, एक ही आरएनए से हम मल्टीपल प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा रहे हैं। एक ही आरएनए का कहने का मतलब ये है कि डीएनए तो एक ही है हमारा, उससे जो आरएनए बन रहा है, जो भी आरएनए बन रहा है उसे हम ऑल्टर कर करके, मतलब उसमें बेस पेयर चेंज कर करके जो भी चेंजेस ला के हम नई नई प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा रहे हैं उसे हम आरएनए एडिटिंग कहेंगे। तो ये क्या करता है, प्रोटीन की डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर देता है। जो भी प्रोटीन एक तरह की बन रही थी अब वो 4 तरह की बनेगी, 1000 तरह की बनेगी, कितने भी बनेगी, जितने बार हम उसे एडिट कर पाएंगे उतने तरीके की प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। और ये यूकैरियोटिक एमआरएनए में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। कुछ बहुत ही माइन्यूट से उसमें देखा गया है कि कहीं पे प्रोकैरियोटिक डीएनए में भी या प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में भी आरएनए एडिटिंग होती है कहीं कहीं पे, बट नॉर्मली कहीं पे नहीं पाया जाता है इन जनरल। यूकैरियोट में क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। नाउ विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए में कौन सा बेस नहीं प्रेजेंट होता है, तो थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। और यूरेसिल कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। थायमिन जो है वो आरएनए में नहीं होता है, थायमिन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच प्रोसेस इंश्योर रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन। तो नॉन कोडिंग रीजन यानी कि इंट्रॉन्स, ठीक है, इंट्रॉन्स के रिमूवल को हम क्या कहेंगे, तो इंट्रॉन्स के रिमूवल को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, जो कि राइबोजाइम मीडिएटर प्रोसेस है। आरएनए जब कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है उसमें आरएनए में, तो वो जब काम करते हैं तो स्प्लाइसिंग वहीं से होती है, मतलब कि राइबोजाइम जो होती हैं वही स्प्लाइसिंग को करवाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर मेनली प्रोटीन, डीएनए सीक्वेंस, आरएनए मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो जनरली प्रोटीन्स होती हैं, ठीक। प्रोटीन्स ही एंजाइम्स भी होती हैं। तो यही जो होती हैं प्रोटीन्स, ये क्या काम करती हैं, ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, ये यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेपरेट टाइप के, अलग टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल ये जो पॉलीमरेज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज कहते हैं उन्हें, जो कि अलग टाइप के होते हैं, इनसे थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोकैरियोटिक नेचर का है, प्रोकैरियोट है, जो कि हमारे सेल का एक हिस्सा बन चुका है। आज इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसमें देखा था कि जब भी कोई यूकैरियोट हमारे सेल के अंदर आ गया और यहीं पे सर्वाइव कर गया, अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया उसने और हमारे सेल का हिस्सा बन गया, लेकिन वो पहले क्या था, ओरिजिनल में प्रोकैरियोट था, अब क्या हो गया, हमारे सेल का हिस्सा बन गया है। तो प्रोकैरियोट था तो उसका अपना खुद का जीनोम था, तो वहाँ भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा होगा। तो हमारे अंदर आया तो अब भी उसका जीनोम रिटेन है उसकी बॉडी के अंदर, तो क्या कर रहा है, जब वहाँ भी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी अलग अलग मशीनरी है, रेप्लिकेशन मशीनरी है, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है, ट्रांसलेशन मशीनरी है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेजेस होते हैं, जो कि एक अलग टाइप के होते हैं, जो हमारे जो जीनोम है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है
उससे अलग यहाँ पे पॉलीमरेसेस पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ये चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नॉट वाला, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। तो नो इंट्रॉन्स ये बिल्कुल सही बात है, तो जो सही है वो गलत है, मतलब कि उस पर हमें टिक नहीं करना है। नो स्प्लाइसिंग, कोई भी स्प्लाइसिंग नहीं होती, ये भी सही बात है प्रोकैरियोट्स में। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, ये भी सही बात है। 5 प्राइम कैपिंग, तो 5 प्राइम कैपिंग प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, इसलिए ये सही है। जो गलत है वही सही है नॉट के केस में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, द mRNA इन प्रोकैरियोट्स इज यूजुअली मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, नॉन कोडिंग, ऑलवेज इंट्रोनिच। तो प्रोकैरियोट में जो mRNA होता है वो कैसा होता है जनरली? ये पॉलीसिस्टोनिक होता है, राइट। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है कि जैसे हम लैक ओपेरॉन पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल जीन्स होती हैं, जीन ZYA, जेड होता है, वाई होता है, ए होता है। ये 3 जीन्स क्या होती हैं, एक ही प्रोमोटर से कोड होती हैं। ये एक प्रोमोटर है जहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है और तीनों को क्या करता है, एक साथ क्या करता है, कोड करवाता है। इनसे 3 अलग अलग mRNA बनते हैं और 3 अलग अलग प्रोटीन बनती हैं। ये एक mRNA बना, 2 mRNA बना, 3 mRNA बना, ठीक। इससे क्या होगा, एक प्रोटीन बनेगी, ये दूसरी प्रोटीन बनेगी, ये तीसरी प्रोटीन बनेगी। जेड जो होता है, अगर हम लाइकोपेरॉन की बात करें तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। ये क्या करता है, परमीएस को कोड करता है, वाई जीन जो होता है। और ए जो होता है ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है, ठीक। ये 3 अलग अलग प्रोटीन हैं जो कि एक ही प्रोमोटर से कोड हो रही हैं। प्रोटीन इन द सेंस कि ये जो किसी mRNA से बनी होंगी और जिन भी mRNA से बनी है वो एक ही प्रोमोटर से कोड हो रहा है। तो इसलिए पॉलीसिस्टोनिक, यहाँ मतलब कि यहाँ पे पॉलीसिस्टोन, कई सारे सिस्टोन है। सिस्टोन वो होता है, ऐसा सेगमेंट होता है जीन का जो किसी प्रोटीन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे 3 ऐसे सेगमेंट हैं जो किसी प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्रोमोटर एक ही है, इसलिए इसे हम पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट इट्स मोनोसिस्टोनिक, यहाँ पे एक ही जीन होगी। अगर मोनोसिस्टोनिक है तो एक प्रोमोटर के साथ एक ही जीन होगी। एक प्रोमोटर है सपोज, तो यहाँ पे एक ही जीन होगी, एक ही स्ट्रक्चरल जीन होगी जो कि ट्रांसक्राइब होगी, ठीक है। नाउ तो ये हो गया हमारा 50 क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुए आज के, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को लगभग कंप्लीट करते हैं। अगर इन्हें आपने अच्छे से कर लिया तो आपका ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें बची होंगी जो कभी फिर से अगर टाइम मिला तो फिर से हम ट्रांसक्रिप्शन फिर लेके आएंगे, क्योंकि इतना सारा टॉपिक है कि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम तक सारा कुछ मतलब दोबारा रिपीट ना हो सके, लेकिन एक बार सब कुछ हो जाएगा। सो अगर आप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो, जो भी कॉन्सेप्ट हम लेकर आते हैं वो अगर आपको ज़रूरत है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप GIC लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कोर्स हमारा ज़रूर बाई कर सकते हैं, जो कि 50% ऑफ पे चल रहा है इस समय। और यहाँ पे 6000 प्लस MCQs हैं, 6000 से भी ज़्यादा MCQs हैं, जहाँ पे 150 प्लस T20 PYQ हैं। मतलब हर एक पेपर में क्या होगा, 150 ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जहाँ पे 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। उस 20 क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 20-25 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे, और आपको धीरे धीरे इतने सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके कि आपको पता भी नहीं चलेगा कितना ज़्यादा आपका सिलेबस कवर अप हो गया है। प्लस यहाँ पे 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये आपको आपके एग्ज़ाम वाला थोड़ा फील दिलाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो वो फोबिया ना हो। फिर आपको यहाँ पे फुल शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर मिल रहा है। शॉर्ट नोट बढ़िया बाकायदे पूरा एकदम बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ मिल रहा है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो शॉर्ट में, बिल्कुल क्रिस्प में, बहुत अच्छा, बहुत कम टाइम में बहुत बूस्टअप हो सके। प्लस कॉन्सेप्टिका कैप्सूल है, जो कि आपके डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं उन्हें ईजिली बहुत अच्छे से समझाया गया फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स के थ्रू, तो आप इसे ले सकते हैं। प्लस अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल रहा है, बट उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि सब कुछ इस समय क्या है, थोड़ा प्राइस वाला हो गया। तो फिर भी हम आपको 50% ऑफ दे रहे हैं। हर जो भी हमारा ये सीरीज़ है उस पर सब पे आपको 50% ऑफ मिलने वाला है। तो ये जो वीडियो लेक्चर के साथ जो सीरीज़ है वो 999 में,
और जो बिना वीडियो के साथ है वो 499 में। तो आप किसी को भी चाहें तो बाई कर सकते हैं, आप हमारे ऐप के थ्रू बाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेरी है, कांटेक्ट करना चाहते हैं हमें, तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी। 24/7 हमेशा ये चालू रहता है। कभी भी आप चाहें, जब भी आपको लगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे ऐप पे हैं, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, लाइक UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, GIC लेक्चर, TRE, UPLT ग्रेड जनरल। तो यहाँ पे हम इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। अगर आप इन किसी भी एग्ज़ाम में जनरल स्टडी से भी कुछ पोर्शन आ रहा है, GS का भी कुछ पोर्शन आ रहा है, तो वो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। नॉर्मली आप कहीं भी देखेंगे तो GS नहीं दिया जाता है, बट हम आपको GS का पोर्शन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, फुल लेंथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, 5000+ प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर्स, 12 मंथ करंट अफेयर्स, पॉइंट वाइज वन लाइनर फैक्ट, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड, माइंड मैप, ये सारा कुछ इससे आप पढ़कर डेफिनेटली जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर आप क्रैक कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने कंटेंट रखा हुआ है ना, बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट है और बहुत ही अच्छे लोगों ने उसे सेट किया है। अपने अपने फील्ड के महारथियों ने वो कंटेंट को सेट किया हुआ है, जो बहुत सारे एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाइड हैं। तो इसलिए ये जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आप मटेरियल, अगर आपको बिलीव नहीं है तो बहुत सारा मटेरियल हमारे ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो बाय कीजिए, अगर नहीं भी करना चाहते तो बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि सफिशिएंट इतना है कि अगर आप उसे ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देगा। तो ये सारा कुछ हमारे ऐप पे मिलने वाला है। हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, यहाँ पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोसेस, आज का जो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस था हमारा वो यहीं पे एंड हुआ। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर्स, ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो हमारे लेक्चर्स को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हम नए नए लेक्चर्स, नए वीडियोस लेकर आते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का लेक्चर। थैंक यू।